हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल पे एमसीक्यू सीरीज है जो कि अपकमिंग नोट सेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज उसी क्लास की कंटिन्यूशन करते हैं। एमसीक्यू आज की एमसीक्यू सीरीज, आज की क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग नोट सेट एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी आने वाले चांसेज है, उनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ पर मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो भी आप एमसीक्यू सीरीज देखोगे, यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करोगे, उन सारे एमसीक्यू सीरीज का आपको अच्छे से रेशनलाइज आंसर दिया जाएगा कि 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग क्यों है, वो कहाँ क्या क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है अच्छे से, और जो एक ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है, पूरा अच्छे से आपको रैशनलाइज आंसर मिलेगा। तो बने रहिए हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसकी तैयारी कीजिए। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजेज इज कॉल्ड। कि जो सर्जिकल वुंड होता है उसके जो एजेज होते हैं उनकी ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से उसकी ओपनिंग हुई हो। ठीक है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो सर्जिकल वुंड है वो जो ओपन हो चुके हैं, जो सर्जिकल वुंड के जो एज थे वो ओपन हो चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। फर्स्ट वन ऑप्शन है, सर्जिकल वुंड के बारे में बात की है कि ओपनिंग हो चुकी है सर्जिकल वुंड की एजेज की, जो सर्जिकल वुंड के जो किनारे हैं, एजेज मतलब किनारे, उनकी ओपनिंग हो चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है वुंड एविशिरेशन, पहला ऑप्शन है वुंड एविशिरेशन। सेकंड ऑप्शन है वुंड रप्चर। थर्ड ऑप्शन है वुंड अप्रोक्सीमेशन। और फोर्थ ऑप्शन है वुंड डिसेंशन। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है, इनके अंदर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट और करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्जिकल वुंड है, तो वुंड की बात करें तो सर्जिकल वुंड क्या है, एक स्टेराइल वुंड होता है। स्टेराइल वुंड स्टेराइल वुंड का मतलब स्टेराइल वुंड का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्ट कर रहे हो, जब भी आप सर्जरी के दौरान पेशेंट को इंसिजन लगाते हो, कट लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बीटाडीन से, स्क्रब से, पैसे सबसे पहले स्किन को अच्छे से क्लीन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट के ऊपर सर्जरी की जाती है, सर्जरी शुरू की जाती है, स्किन पे इंसिजन लगाया जाता है, तो वो क्या है, एक स्टेराइल वुंड है। ठीक है, वुंड का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहले ये क्या है, स्टेराइल वुंड है। अक्यूट होता है, अक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अगर सब कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वुंड बढ़ जाता है। ठीक है, तो सर्जिकल वुंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो सर्जिकल वुंड है उसके अगर एज है, जो एज उसके हैं वो अगर ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये अपनी कोई सर्जिकल वुंड आपने लगाया, बनाया, यहां पर आपने क्या करी, पेशेंट के अंदर सर्जरी करी है आपने। ठीक है, अब सर्जरी करी है तो उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या किया, जब हमने पेशेंट को सर्जरी हो गई उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्टिच लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टिच लगा दिए, टाके लगा दिए, बंद कर दिया इसको। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से तो जब हमने इसको स्टिच लगाए तो ये वुंड कैसा हो गया, ये वुंड अब ऐसा हो जाना चाहिए टाके लगने के बाद, एक ऐसा वुंड हो जाना चाहिए, मतलब क्लियर वुंड हो गया। अब ये लग गए इसके ऊपर टाके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से इसके ये स्टिच निकल जाते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हुआ हो, कोई इंजरी हुई भी हो, किसी भी रीजन की वजह से जब ये स्टिच अगर निकल जाते हैं और सॉरी, स्टिच अगर निकल जाते हैं और जो वुंड के एजेज हैं वो वापस से खुल जाते हैं, वुंड के जो एजेज हैं वो अगर वापस से खुल जाते हैं, वापस से खुलने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो एज थे नॉर्मली हमने क्या किया था, जब हमने स्टिच लगाए थे, तो कंडीशन ए ये पहले थी जब हमने स्टिच लगाए नहीं लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टिच लगा कर इसको बंद कर दिया, सी पे क्या हो गए, हमारे जो स्टिच थे वो खुल गए।
अब हमारे स्टिच खुल गए, स्टिच खुलने की वजह से क्या हुआ, जो वुंड का एक ये जो एज है और ये एज है, दोनों आपस में क्या हो गए, ओपन हो गए, और नीचे की जो फेट वगैरह है वो हमें येलोइश कलर से जो जिसको मैंने डिनोट किया वो फेट वापस से हमें क्या होने लगी है, विजिबल होने लगी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सर्जिकल वुंड के अंदर जो जो एजेस थे वो उनके अंदर ओपनिंग हो जाती है, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, जो सर्जिकल वुंड के जो एज थे उनको ओपन हो जाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शंस की तरफ चलें, ठीक है, ऑप्शंस की तरफ चले स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो देखेंगे हम कि फर्स्ट वन ऑप्शन जो कि क्या कह रहा है, फर्स्ट वन ऑप्शन कह रहा है आपका हमसे, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है वुंड एविशिरेशन। वुंड एविशिरेशन का मतलब होता है कि जब कोई सर्जिकल वुंड से कोई भी प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम द वुंड, जब वुंड से कोई भी ऑर्गन है वो बाहर निकल के पॉप अप करके बाहर आ जाता है, वो कहलाता है वुंड एविसिडेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो तो यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं आप कि वुंड का जो एविसिडेशन है या वुंड है वो क्या हो गया, निकल करके दिखने लग गया अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर जब वुंड बाहर आ चुका है, दिख रहा है हमें, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली क्या रहेगा, यहाँ पर देखो, जब कोई वुंड, ये वुंड के एज थे वो सेपरेट हो गए, वुंड के एज थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है वो क्या हो गया, बाहर आ गया, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है वो क्या आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। जैसे यहाँ से कोई ऑर्गन है वो बाहर आ गया है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो इंटेस्टाइन मान लो आप, ओमेंटम मान लो, वो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, वुंड एविशिरेशन कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, वुंड एविसिरेशन। यहाँ से कोई ऑर्गन है जो सर्जिकल वुंड था, उसके एज खुले, सेपरेट हुए, सेपरेट होकर के कोई जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर आ गया, वो कहलाता है आपका वुंड एविसिरेशन। नेक्स्ट वन है वुंड रप्चर। वुंड रप्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वुंड रप्चर की अगर आप बात करो, वुंड रप्चर की अगर आप बात करोगे तो वुंड रप्चर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वुंड रप्चर के अंदर क्या हो गया, ये क्या सर्जिकल इमरजेंसी होती है, वुंड रप्चर क्या है, एक सर्जिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सर्जिकल वुंड है, जो सर्जिकल वुंड है वो क्या हो जाता है, रीओपन, ठीक है, सर्जिकल वुंड इज रीओपन। सर्जिकल वुंड इज रीओपन, वो दोबारा से ओपन हो जाता है, ठीक है, जो दोबारा से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, वो कहलाता है वुंड रप्चर, ठीक है। टांके लगे प्रेशर की वजह से, टांके खुलने, टांके खुलने की वजह से क्या होगा, सर्जिकल जो वुंड था वो दोबारा से पूरा का पूरा ओपन हो गया है, वो कहलाता है आपका वुंड रप्चर। तो ये भी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ एज सेपरेट होने वाला देखना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है वुंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वुंड अप्रोक्सीमेशन। तो वुंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर देखिए, वुंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर तो क्या होता है कि वुंड अप्रोक्सीमेशन में हम देखते हैं, वुंड अप्रोक्सीमेशन है, वुंड अप्रोक्सीमेशन, वुंड अप्रोक्सीमेशन स्टूडेंट्स, वुंड अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें तो वुंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि वुंड है, उसके जो वुंड था, जो सर्जिकल वुंड था, उसके जो ए और ये जो बी, इन दोनों एजेज को क्या करना होता है, हमें आपस में मिलाना होता है, मतलब आपस में मिलाना होता है, अप्रोक्सीमेट करना होता है, पास पास लेकर के आना होता है। इसका मतलब वुंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जो वुंड के जो एजेज है उन्हें हम पास पास लेकर के आते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, पास पास लेकर के आते हैं, तो वो कहलाता है आपका वुंड अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वुंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, टाके लगा के करते हैं। वुंड अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, हम स्टिच लगा करके, ठीक है, स्टिचिंग कर देंगे, स्यूचरिंग करेंगे, स्यूचर यूज करके, स्यूचर को थ्रू हम क्या करेंगे, वुंड के जो एजेस थे उनको पास पास में ला करके छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा और वुंड हीलिंग होकर के वो वुंड है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। तो ये तो कहलाता है वुंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये तो हमारे जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सर्जिकल वुंड के जो एज है वो अलग अलग हो गए, वो क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत है। हमारा एक ऑप्शन बचा वुंड डिसेंशन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वुंड डिसेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वुंड डिसेंशन का मतलब होता है कि जो आपका सर्जिकल वुंड, जो भी आपने वुंड बनाया था, जो भी घाव आपका बना हुआ है,
उस घाव के अंदर क्या हो जाता है, उस घाव के अंदर क्या हो जाता है, आपका जो एजेज हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, वो चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हुए हों, ठीक है। जो घाव है उसके जो एजेज थे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, वो दूर दूर हो जाते हैं वापस से, तो वो कहलाता है आपका वुंड डिसेंशन, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो अभी मैंने बनाया है, जिसको मैंने ए नंबर से डिनोट किया है, इसके अंदर क्या हुआ है, टाँके लगे हुए थे लेकिन टाँके खुल गए, खुलने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, वुंड का जो क्लोजर था वो ओपन हो गया, और वुंड के जो एज हैं वो आपस में दूर हो गए, दूर दूर हो गए। पहले नॉर्मली कैसा था वुंड ऐसा हो गया था, नॉर्मली हमारा जो वुंड था वो ऐसा हो गया था, येलोइश कलर की जो फेट है वो दिखाई नहीं दे रही थी, हमने क्या कर रखा था, स्टिच लगा रखे थे, लेकिन क्या हुआ, किसी भी रीजन की वजह से नेक्स्ट ये हो गया, और ये कहलाता है आपका वुंड डिसेंशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वुंड एविसिरेशन क्या होता है, वुंड रप्चर क्या होता है, वुंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वुंड डिसेंशन क्या होता है। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा इसको पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फ्रॉम फॉर 10,000 पॉपुलेशन वाज रिकमेंडेड बाय, मतलब ये है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी हेल्थ कमेटी है, ठीक है, कौन सी ऐसी हेल्थ कमेटी है जिसने क्या किया कि 10,000 के ऊपर एक मल्टीपर्पज वर्कर है उसको अपॉइंट करना चाहा, रिकमेंडेशन किया कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होना चाहिए, उस कमेटी का हमें पता लगाना है। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट वन है चड्डा कमेटी, सेकंड वन है मुखर्जी कमेटी, थर्ड वन है बोर कमेटी, और फोर्थ वन है मुदालियर कमेटी। तो ये है कमेटी, ये इन कमेटियों का काम क्या था, जो भी हेल्थ सिस्टम था उसको रिव्यू करना, उसके बाद उसमें जो सुधार के लिए जो रिकमेंडेशन है वो देना, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि चड्डा कमेटी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चड्डा कमेटी की बात करोगे तो चड्डा कमेटी की अगर हम बात करें तो जो चड्डा कमेटी है वो 1963 में प्रपोज्ड हुई थी, 1963 के अंदर प्रपोज्ड हुई थी, ठीक है। और इसका इसका क्या होता है, इसी ने क्या किया था, इसी ने क्या बोला था, इसी ने बोला था कि आप बेसिक हेल्थ वर्कर, बेसिक जो हेल्थ वर्कर है, बेसिक जो हेल्थ वर्कर है उनको हमें क्या करना है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में, ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, इसकी रिकमेंडेशन थी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, ऑन पॉपुलेशन ऑफ 10,000, 10,000 की पॉपुलेशन पे जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है उसको रिकमेंड किया था, उसका प्रपोज किया था, ठीक है। तो वो किसने किया था, चड्डा कमेटी ने। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बाकी बची हुई कमेटी के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, चारों ऑप्शन हैं, हमें अच्छे से पढ़ना है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा, तीनों ऑप्शन बचे हुए रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड स्टूडेंट अगर हम देखें, ठीक है, मुखर्जी कमेटी की आप बात करोगे, सॉरी, अगर आप मुखर्जी कमेटी की अगर आप बात करोगे तो मुखर्जी कमेटी है वो आई थी 1965 में, 1965 के अंदर मुखर्जी कमेटी है वो प्रपोज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसने क्या कि इसने रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन क्या थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग का जो वर्क था इंडिया के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया, रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए एक सेपरेट स्टाफ होना चाहिए हमारे इंडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर, इंडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर फैमिली प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन किसकी थी, मुखर्जी कमेटी, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन बाकी तीनों कमेटीज है वो क्या किस बारे में बताती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो मुखर्जी कमेटी है वो क्या बता रही थी, 1965 के अंदर ये प्रपोज की गई थी, साथ के साथ इसने बताया कि सेपरेट स्टाफ जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया का उसके अंदर फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए जो सेपरेट स्टाफ है वो डिमांड रखी थी, वो रिकमेंड किया था। नेक्स्ट वन है बोर कमेटी, ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर कमेटी की। बोर कमेटी की अगर आप बात करोगे तो बोर कमेटी की बात करो तो ये सबसे पहली कमेटी है जो कि हेल्थ सिस्टम के अंदर आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ सिस्टम में। फर्स्ट हेल्थ कमेटी, फर्स्ट हेल्थ कमेटी, फर्स्ट हेल्थ कमेटी थी जो कि कब आई थी? 1946 के अंदर इसको बनाया गया था। 1946 के अंदर इसको गठन कर दिया गया था। और इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या था इसका? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, ये इसका क्या था? दूसरा नाम था। ये इसका क्या हो गया? दूसरा नाम था। तो बोर कमेटी थी वो 1946 के अंदर प्रपोज की गई थी, साथ के साथ ये फर्स्ट हेल्थ कमेटी थी। और इसका दूसरा नाम क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसका क्या है? दूसरा नाम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। जो बोर कमेटी की रिकमेंडेशन कौन कौन सी थी? रिकमेंडेशन, जो बोर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस की अगर आप बात करो तो सबसे पहले था इसका क्या था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन था इसका प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस इंटीग्रेशन। इसका दूसरा जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? इसकी दूसरी रिकमेंडेशन थी कि प्रिवेंटिव और जो क्यूरेटिव इंटीग्रेशन करना है। किसका? प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज का क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि लोगों को जब आप हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो इंडियन हेल्थ सिस्टम के अंदर, जब लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना है? प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह की हेल्थ सर्विसेज हमें पेशेंट्स को क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव पे फोकस करना है, देन हमें अगर प्रिवेंशन नहीं हो पाई, कोई भी डिजीज हो गई, तो उससे हमें क्या करना है? क्यूरेटिव के ऊपर फोकस करना है। तो ये हेल्थ कमेटी है कौन सी? अपनी बोर हेल्थ कमेटी। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारी एक हेल्थ कमेटी बची है, वो है मुदालियर हेल्थ कमेटी। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुदालियर हेल्थ कमेटी, तो मुदालियर हेल्थ कमेटी की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, मुदालियर हेल्थ कमेटी, मुदालियर हेल्थ कमेटी की अगर आप बात करोगे तो मुदालियर हेल्थ कमेटी है वो आई थी प्रपोज्ड इन 1963। ये आ गई आपके 1963 के अंदर आ गई थी। इसका दूसरा नाम था ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बोर कमेटी और मुदालियर हेल्थ कमेटी है, इन दोनों कमेटियों के अलग अलग नाम और हैं। तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन है वो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के नाम से पूछे या हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से पूछे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों नाम, दोनों जो नाम है वो कौन कौन सी हेल्थ कमेटी के लिए लिए जाते हैं, कौन सी हेल्थ कमेटियों के बारे में बताते हैं, उन्हीं को हमें ज़्यादा याद रखना है, ताकि अगर इस नाम से भी क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सके? राइट हो सके। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी हेल्थ कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा गया है, या कौन सी हेल्थ कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी कहा गया है। चार ऑप्शन ये के ऑप्शन दे दे और आपसे पूछ ले कि राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे एग्जाम्स के अंदर पूछ सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? तैयार रहना है। ठीक है, अब इसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर रिकमेंडेशंस की बात करो,
ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशन थी, पहली रिकमेंडेशन थी कि इसकी क्या थी, ठीक है, स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर गुड रेफरल सर्विसेज। ठीक है, गुड रेफरल सर्विसेज मतलब कि हमें डिस्ट्रिक्ट, इंडिया की जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वेरियस स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हमें इतना स्ट्रेंथ करना है कि वो किसी पेशेंट को मैनेज कर सके और ज़रूरत पड़े तो वो कहीं किसी हायर सेंटर के ऊपर क्या कर सके, उसको रेफर कर सके। तो इतना स्ट्रेंथ करने के लिए इन्होंने बताया था। ठीक है, और ताकि साथ के साथ ये क्या कर सके, एक रीजनल बेस का काम कर सके, जो भी रीजनल हेल्थ सर्विसेज है उनके लिए क्या काम कर सके, बेस का काम, वर्क लाइक ए बेस serve like base of regional health सर्विसेज। रीजनल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर ये क्या कर सके, एक बेस का काम कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चड्डा कमेटी। इस चड्डा कमेटी ने बताया था कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो कॉन्सेप्ट था, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था, चड्डा कमेटी ने दिया था। मुखर्जी कमेटी ने बोला था कि भाई सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, बोर कमेटी ने बोला था कि हेल्थ, बोर कमेटी का दूसरा नाम 1946 के अंदर ये आई थी, इसका दूसरा नाम क्या था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। ठीक है, बोर कमेटी कह रही थी कि भाई सर्विसेज है उनको क्या करना है, हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज को हमें आपस में जोड़ना है। जो भी हेल्थ सर्विसेज है उसको हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, साथ के साथ हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मुदालियर कमेटी, जो कि 1963 के अंदर प्रपोज की गई थी। इसका दूसरा नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसने कहा था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया के जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमें इतना स्ट्रेंथ करना है कि वो एक रेफरल सेंटर का काम भी कर सकेगी, दूसरी जगह से जो रेफर आ रहे हैं उनको वो हैंडल कर सके। ठीक है, और वहाँ हैंडल नहीं हो पाता तो आगे ट्रांसफ़र कर सके, यानी आगे वो हायर सेंटर पे रेफर कर सके। साथ के साथ हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इस तरीके से डेवलप करना है, इस तरीके से हमें स्ट्रेंथन करना है कि वो जो बाकी जो हेल्थ सर्विसेज है, रीजनल हेल्थ सर्विसेज है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंडर आती हैं, उन हेल्थ सर्विसेज को वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके और उनको अच्छे से डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो सोशियोलॉजी से आया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी का ये क्या है, क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि द कास्ट सिस्टम इज ए, कि कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन फर्स्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, थर्ड वन है सोशल इंस्टीट्यूशन, और फोर्थ वन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, कास्ट जो सिस्टम है वो अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि कास्टिज्म कहाँ हो रहा है, हमारी सोसाइटीज के अंदर। कास्टिज्म कहाँ हो रहा है, हमारी सोसाइटीज के अंदर होता है। तो ये क्या है, कास्ट क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन होने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड द population in different groups। ठीक है, कास्टिज्म क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई कास्टिज्म नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का वो रिलीजन के आधार पे किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर कोई कास्टिज्म का कोई खेल नहीं है, सारा आदमी पॉलिटिक्स में पार्ट कर सकता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जरूरी नहीं है कि जो हायर क्लास का हो या बड़ी कास्ट का होगा वही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होगा, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो कास्टिज्म है, कास्ट सिस्टम है, वो मोस्ट कॉमनली हमारा कहाँ यूज होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में वो क्या होता है, हमारे लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसके गलत ऑप्शन
हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।